नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ, उससे आपकी हिंदी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और इसमें अपने नंबर काउंट करना है, कितने नंबर बनते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं पूरा डिटेल में करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे रेखांकित में पद क्या है। ठीक है, इसमें जो पूछा गया है रेखांकित अर्थात आपके बारे में पूछा है। ठीक है, तो आप क्या है, ये हमारा आप हमारा सर्वनाम होगा। सर्वनाम के बारे में जो आपको याद रखना है कि पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, याद रखना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना कौन कौन से। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, उसके बाद आता हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक, और लास्ट होता हमारा निजवाचक। ठीक है, तो याद रखना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। अगर पूछा है सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के अंतर्गत कारक के 7 भेद होते हैं, क्योंकि संबोधन कारक को शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि आपको सबको पता कारक के कितने भेद होते हैं, 8, लेकिन संबोधन जो कारक होता है, ठीक है, ये आपका सर्वनाम में काउंट नहीं किया जाता। इस तरह से अब क्वेश्चन बनने लगे, आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वनाम होते क्या है, ऐसे शब्द जो सबके नाम के स्थान पर आ जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। यह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, धार्मिक, अच्छा, बुरा, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारा, ये हमारे शब्दों की विशेषता बताई जाती है, अर्थात व्यक्ति कैसे है, धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा धार्मिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, याद रखना विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, और जो चौथा विशेषण होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो याद रखना विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। सही है, उसके बाद देखते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी विशेषण से आप लगाओ इसे, जो दिया गया है निस का विशेषण या निशा का विशेषण रूप क्या होगा। ठीक है, पहला दिया गया है निशाचर, उसके बाद निश्चय या निशांत या नेस। इसमें पूछा है निशा का विशेषण रूप क्या होगा। तो देखिए ये जो दे रखा है निशाचर, ये तो पर्यायवाची होता है किसका, राक्षस का। ठीक है, ये राक्षस का होता है। उसके बाद जो लिखा है निशांत, ये होता है हमारा रात्रि का चौथा पहर। ठीक है, तो ये दोनों तो बनने नहीं है, लेकिन आप इनका जो मतलब है याद रखना। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची होता है, और रात्रि का चौथा पहर क्या होता है, निशांत होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आंसर बनेगा, जो हमारा ये निशा शब्द बना है, किससे बना है, नेस से बना है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, देखो ये जो चिन्ह लगाए गए हैं इन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह से क्वेश्चन है। ठीक है, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना ठहराव। ठीक है, क्षण भर का जो ठहराव आता है वो हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। सही है, आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें जो दिए गए हैं ये जो हमारे विराम चिन्ह है, इसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना ये होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह के 2 भेद होते हैं। पहला होता है इकहरा उद्धरण, अर्थात जो इसमें सिर्फ एक आए, जो मतलब ये वाला दिखा जाए इकहरा। ठीक है, और दूसरा होता है दुहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसमें जो है हमारे दुहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ दो दो है, तो इसे बोलते हैं दुहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, देखो अब आपको याद कैसा रखना है कि कहाँ इकहरा आता है, कहाँ दुहरा आता है। अगर किसी का पूरा कथन या कहावत हो उसमें हमारा
दुहरा उद्धरण चिन्ह आता है। अगर किसी का नाम हो तो वहां हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है। ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह से क्वेश्चन है, अर्थात विराम चिन्ह से क्वेश्चन है। विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। विराम चिन्ह हमने कौन सी भाषा से लिए हैं? तो याद रखना, ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिए। ठीक है, पूछा जाता है संस्कृत में विराम चिन्हों की संख्या 19 होती है, क्योंकि जो आपका योजक विराम चिन्ह होता है, ये जो इस तरह से लगता है, ये हमारा कहाँ काउंट नहीं होता, संस्कृत में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि विराम चिन्हों की जो 20 संख्या है किसके द्वारा बताई गई थी? तो व्यक्ति का नाम है कामताजी प्रसाद द्वारा। कामताजी प्रसाद द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। सही है। उसके बाद जो हमारा आंसर था, तो मुझे खोल दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो विराम चिन्ह इसमें दिए गए हैं, जो पूरा लगता है पूर्ण विराम चिन्ह, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा प्रश्नवाचक हो जाता है। सही है, तो सारे विराम चिन्ह हैं, आपको याद रखना है। विराम चिन्हों से क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऐसा विराम चिन्ह जो किसी शब्दों या चिन्ह के स्थान पर आता है, तो याद रखना अल्प विराम। अल्प विराम ऐसा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर भी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद बताना है। अर्थात वह कार्य नहीं करता इसमें, या वह काम नहीं करता में अव्यय क्या होगा। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? ये हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, उसके बाद तीसरा समुच्चय बोधक, और लास्ट विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो याद रखना अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा पद अव्यय होगा। ठीक है, देखो वह का व्यय हो जाएगा। ठीक है, काम का इसके साथ बहुवचन बन जाएगा, उसका कर्ता का कर्ती बन जाएगा, तो बचा क्या? नहीं, हमारा इन शब्दों में जो दिया गया है सटीक अव्यय है हमारा, वो होगा नहीं। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, या सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो जो शब्द है हमारा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दर्शन। ठीक है, दर्शन सदैव क्या है? ये हमारा बहुवचन है। ठीक है, वचन के बारे में आपको याद रखना, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। ठीक है, याद रखना वचन से किस चीज का पता चलता है? आपका एकता या अनेकता का बोध होता है। ठीक है, अर्थात एक वचन है या बहुवचन है। हिंदी में पूछा जाए वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उससे अलग जो आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है सदैव बहुवचन, जैसे इसमें दिया गया है हमारा दर्शन, क्या है? सदैव बहुवचन। उसके बाद प्राण शब्द क्या होगा? सदैव बहुवचन होगा। ये भी दाम बढ़ गए, ये भी हमारा सदैव बहुवचन होगा। उसके बाद हस्ताक्षर सदैव बहुवचन होगा। उसके बाद आंसू शब्द क्या होगा? सदैव बहुवचन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, आपको याद रखना है एक शब्द अलग से, अक्षत। ये क्या है? अक्षत भी सदैव बहुवचन होता है। ठीक है, ये याद रखना। ये आपके जो हमारा संख्या अधिकारी का उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। अक्षत एक वचन है या बहुवचन है या सदैव बहुवचन है? ठीक है, तो क्या आंसर है? ये सदैव बहुवचन होगा। उसके बाद अन्य शब्द क्या थे हमारे? एक वचन थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा 7वां दिया गया है। 7वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? अर्थात लिंग से क्वेश्चन है। आप एक चीज याद रखना कि लिंग की पहचान किससे होती है? तो याद रखना संज्ञा शब्द से होती है। लिंग कैसा शब्द है? ये आपका विकारी शब्द है, अर्थात इनमें हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन पूछा हमारा
पुरलिंग शब्द बताना है, ठीक है। प्यास बुझ गई, हानि हो गई, बचत हो गई, वचन दे दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट करो तो पूरा विस्तार पूर्वक करो, वरना प्रैक्टिस सेट करो मत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 8वां जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में, देखो यहाँ पे दिया है कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, ठीक है। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिखा, क्या इसमें रे है, तो है, टे और रे, इस तरह से दिया गया होगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्रम में है तो ये भी है, कै और रे पूरा बना हुआ है इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है मूर्धा में, तो यहाँ पर आधा रे दिया गया है, जबकि ये जो लिखा गया है मातृभूमि, इसमें जो रे है ये आपका ये वाला रे ना होकर ये हमारा ऋषि वाला रे है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में रे व्यंजन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारा स्वर छुपा हुआ है, सही है। आपको याद रखना, क्वेश्चन सही से देखना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या है, री का प्रयोग किया गया है, फिर रिया, ठीक है। इसमें हमारा ये जो रे दिया गया है ये हमारा ये वाला रे है, यहाँ पर भी हमारा ये रे है, ठीक है। वर्षा में हमारा रे तो यही वाला है लेकिन आधा है। ये जो वृष्टि लिखा हुआ है इसमें कौन सा वाला रे है हमारा, ठीक है, ये ऋषि वाला ही रे है हमारा, याद रखना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो रे के दो रूप होते हैं, ये जो हमारा रे होता है इसके दो रूप होते हैं, एक तो होता है पदेन रूप, अर्थात ये रे जब पैरों में होता है, ठीक है। जब ये वाला रे पैरों में आता है तो ये रे पूरा होता है, अर्थात इस तरह से लिखा जाएगा। एक होता है रे का सिरो रूप, सिरो रूप मतलब जो सिर पर आता है, जो इस तरह से है। यहाँ पर जो ये रे है ये आपका पूरा ना होकर इस पर हलंत लगा हुआ आधा लगा है, अर्थात ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से है, हलंत लगा हुआ है इस पर, ठीक है। आगे को ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना रे के दो रूप होते हैं, एक पदेन रूप जो पैरों में आता है, जब पैरों में आता है तो ये पूरा होता है, ठीक है। और ये जो मात्रा लगी हुई है ना, ये कै पे मात्रा नहीं लगी, ये रे पे लगी, ये इस तरह से है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आंसर जो था हमारा डी था। जब रे का रूप पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक किसी और वीडियो में तब अपना डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा ये रह दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान, पहले तो आप इन, ठीक है, ये जो हमारे स दिए गए हैं तीनों स को याद रखना, ये हमारे जो चार हो जाते हैं ये हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। चारों क्या हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन है। उसमें स का ये देखो ये जो स दिए गए हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज्यादा प्रैक्टिस सेट की नहीं, इनका क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, इन स का क्रम लगाओ। तो क्रम लगाना, इसमें जो हमारा बड़ा वाला स है ये क्या होता है हमारा, ये तालु होता है। उसके बाद जो संस्कृत का होता है ये हमारा मूर्धा होता है, और जो हमारा हिंदी का स होता है ये हमारा दंत होता है, और ये जो हमारा है होता है ये होता है हमारा हंसपद, क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हंसपद, स्वर यंत्र भी यही होता है क्या होता है हमारा स्वर यंत्र। अगर आप करोगे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एक ही उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा दिया गया था स का उच्चारण स्थान क्या था हमारा, यहाँ पर स क्या हमारा तालु, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में दिया गया है हमारा निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। भाववाच्य से क्वेश्चन है, याद रखना। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक है। और वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और यहाँ पूछा है भाववाच्य से, ठीक है। भाववाच्य में फीलिंग आती है, ठीक है। जो हमारा दिया गया है, जैसे लास्ट में दिया गया है, शीला से खाया नहीं जाता, या शीला से अब चला नहीं जाता, ठीक है। ये सब क्या हमारे भाववाच्य होते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया है,
बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द युग्म से क्वेश्चन है। शब्द युग्म से क्वेश्चन आने का मतलब कि पर्यायवाची का अच्छा होना जरूरी है। अगर पर्यायवाची अच्छे नहीं है, ठीक है, तो गया शब्द युग्म वाला क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला दिया गया है इसमें अनिल और अनल। अनिल का हवा होता है, हाँ बिल्कुल सही है। अनल का आग होता है, हाँ बिल्कुल सही होता है। अली छोटी मात्रा के साथ घोड़ा और बड़ी मात्रा के साथ अली सखी होता है, ये भी सही है। अर्थात जो दिए गए हमारे पहला ऑप्शन और दूसरा तो सही है। उसके बाद आदि, आरंभ और आदि होती है किसी की अभ्यास करना, अभ्यस्त। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है जलज, ये कमल का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है जलद, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है हमारा बादल का पर्यायवाची, ठीक है। तो यही हमारा गलत है और यही हमारा शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। शब्द युग्म की रिक्वायरमेंट है, पर्यायवाचियों का अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत आसान है, मुहावरे से क्वेश्चन है, ठीक है। मुहावरा क्या होते हैं? तो याद रखना, ये हमारे वाक्य का एक अंश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्य का एक अंश होता है। मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। याद रखना, इसमें पूछा है चोर की दाढ़ी में तिनका का सही मुहावरा क्या होगा, ठीक है। पहले दिया गया अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजाना, उसके बाद अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, ठीक है। क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, सही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा अंडे का शहजादा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अब देखो लोकोक्ति पहला क्या था? मुहावरा अरबी भाषा का। लोकोक्ति कौन सी भाषा का होती है? तो याद रखें, ये हमारी संस्कृत भाषा की होती है और ये हमारा पूर्ण वाक्य होती है। जबकि मुहावरा क्या था हमारा? ये वाक्य का अंश था। ये क्या है? पूर्ण वाक्य होती है। ये दोनों में अंतर है। इसमें क्या है? अंडे का शहजादा, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो अंडे का जो शहजादा होता है वो होता है अनुभवहीन व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 15 का क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। 15 का दिया गया है सही शब्द अर्थात वर्तनी पहचानिए, सही वर्तनी क्या होगी? षड्यंत्र, कौन सा वाला शुद्ध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है षड्यंत्र, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलंकार से। अलंकार से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया है अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये दिया गया है। कौन कौन से भेद इसमें है ये आप पहचानना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, पहला दिया गया है भावालंकार, उसका मिश्र अलंकार या उभय अलंकार, ये तो बिल्कुल गलत है। उसका शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये दो तो सही थे, शब्द और अर्थ अलंकार तो होते हैं। उसके बाद रसाल अलंकार, ये नहीं होता। उसका शब्द अलंकार अर्थ अलंकार होते हैं, मिश्र अलंकार नहीं होते। उसका शब्द अलंकार अर्थ अलंकार और उभय अलंकार होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए अलंकारों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो याद रखना अलंकारों का प्रयोग सबसे पहले रीति काल में हुआ था। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? केशव दास, ठीक है। केशव दास को अलंकार का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां नंबर, मुदित मनोहर मानस देखी, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? आसान है हमारा, जो भी इसमें अलंकार दिया गया है बहुत आसान है। सबसे आसान ये अलंकार होता है, इससे अच्छा तो कोई अलंकार होता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कौन सा हमारा अनुप्रास अलंकार? किसकी आवृत्ति हुई है? मैं की आवृत्ति हुई है, ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में याद रखना है कि अनुप्रास जो अलंकार है हमारा ये शब्द अलंकार है, ना कि अर्थ अलंकार है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा होती है वो याद रखना, इसमें आपकी व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। अगर आ जाए क्या स्वरों की आवृत्ति बार बार होगी, तो कहना नहीं होगी। सिर्फ किसकी आवृत्ति होगी? ठीक है, व्यंजनों की आवृत्ति होती है। व्यंजनों की आवृत्ति होती है, जो हम पढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की तो होती है, लेकिन वर्णों में क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं होते।
याद रखना जब परिभाषा में आए क्वेश्चन तो कर देना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होगा ये होगा हमारा उत्साह। ठीक है, वीर रस हमारे सब्जेक्ट में दिया नहीं है, जो बड़े पेपर है उसमें वीर रस आते हैं, जो हमारे क्लर्क वाले पेपर होते हैं उसमें नहीं आते, लेकिन करने हैं फिर भी याद रखना वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिया गया है, ये हमारा छंद से क्वेश्चन है, और छंद हमारे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, किसी भी हमारे सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, तो इसी वजह से ये नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी को करना है, जैसे आपको यूपी में देना है, तो इसका आंसर बता देते हैं, इसमें कौन सा आपका चौपाई इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना 20वां क्वेश्चन, जो हमारा 20वां क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20, भिन्न अर्थ हमें पहचानना है। पहला क्या है? आत्मजा, नंदिनी, कन्या, भार्या। देखिए इसमें जो दिया गया है, ये जो हमारा भार्या होता है ये होता है पत्नी का, जबकि आत्मजा, ठीक है, और नंदिनी और ये कन्या, ये सब किसके होते हैं? ये आपके कन्या के होते हैं। ठीक है, तो यही आपका अलग था ऑप्शन नंबर सी, भार्या किसका होता है? पत्नी का होता है, जबकि अन्य सब कन्या के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां, बहुत महत्वपूर्ण है। दिया गया अशुभ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? अर्थात घोड़े का पर्यायवाची, पर्यायवाची आ जाए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, शब्द युग्म भी गलत नहीं होना चाहिए। अशुभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो घोड़ा तो होता ही है, घोटक भी होता है भी होता है, क्या नहीं होता? कटक नहीं होता। ये किसका होता है? ये होता है सेना का, दल का, फौज का। दल, सेना, फौज, चमू, कटक सब होते हैं ना, तो ये हमारे सेना का पर्यायवाची था, जबकि इसमें जो हमारा पूछा था कटक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा अशुभ का पर्यायवाची नहीं होते? इससे अलग जो अशुभ के पर्यायवाची होते हैं वो याद रखना, बाजी भी इसका पर्यायवाची होती है। बाजी जो शर्त लगाई जाती है तो घोड़ों पर लगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रवि सूत्र, रवि होता है सूर्य का, सूर्य के बराबर भागने वाला। उसके बाद तुरंग किसके होता है? ये आपका घोड़े का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये घोड़े के पर्यायवाची है, जबकि कटक, सेना, फौज, दल, चमू ये सब किसके? सेना के थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत महत्वपूर्ण है। परा उपसर्ग, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो ये नहीं पूछा कौन सा उपसर्ग है, इसमें पूछा इसका अर्थ क्या होगा परा का। ठीक है, आपको याद रखना इसका जो अर्थ होगा परा का होगा आपका उल्टा हो जाना। जैसा जय का पराजय हो जाता है तो उल्टा हो गया, जय का उल्टा हो गया पराजय। ठीक है, तो इसमें क्या है? परा उपसर्ग है। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, और तीसरा आपका उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, याद रखना। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, जैसे प्रति, प्र, ये किसके? आपके संस्कृत के, या परि, ये सब किसके होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। और एक चीज और याद रखना, जितने भी हलंत वाले शब्द आते हैं, जैसे दुर, दुस, उसके बाद निर, सब का हलंत आता है, या निस, जितने भी हलंत वाले आपके उपसर्ग होते हैं आंख बंद करके अपना संस्कृत के लगा देना। ठीक है, उसके बाद जो हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं कुछ, जैसे सिर्फ ए, अन, औ, दू, सु, उसके बाद बिन, ये हमारे किसके? हिंदी के उपसर्ग है। जो हमारे उर्दू के उपसर्ग होते हैं, जैसे ना, जैसे नालायक होता है, ला, लावारिस, फिल, फिलहाल, बे, बेफायदा, ठीक है, सर, सरकार, उसके बाद एन, जो कहते हैं एन वक्त पर,
ठीक है। उसके बाद वैसे बदकिस्मत, ठीक है। तो इस तरह वाले शब्द आते हैं, ये हमारे पूछे जाते हैं। उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। जो हमारे उपसर्ग होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, सही है, याद रखना। और ये होते क्या है, ये हमारे शब्द का अंश होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बाहर जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होगा, अर्थात पत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं होगा। तो पत्र शब्द का जो अर्थ नहीं होगा, ये पंख नहीं होगा, जबकि पत्ता, चिट्ठी और लेख सब होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कौन कौन से होता है आपका, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं, ये हमारे क्रिया के और धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा प्रत्यय शब्द नहीं है या किसमें प्रत्यय नहीं है। जैसे इसमें दिया गया है गुणवान, गुणवान में बान प्रत्यय है। उसके बाद इकहरा में एहरा प्रत्यय है। उसके बाद जो दिया गया है दूजा में आ प्रत्यय, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में दुगले में कोई प्रत्यय नहीं दिया गया है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आते हैं 100% आते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो आपको गिव अवे में बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि परि और बे, उसके बाद ये 2 हो गए, अल, परि, बे, अल और अति, ये चारों कौन कौन सी भाषा के उपसर्ग है। गिव अवे यही है आपको कि आपको कितने 100 रुपीज दिए जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको अपना नंबर देना है और आपको पूरी वीडियो का अपना स्क्रीनशॉट भेज देना कि हाँ पूरी वीडियो देखिए, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब